नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्राइम की जो पहली कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। समीक्षा दिल्ली के टैगोर गार्डन स्थित अपने फ्लैट में काफी देर से ख्यालों में गुम थी। समीक्षा की उम्र करीब 35 साल थी। समीक्षा शादीशुदा होने के अलावा एक 4 साल के मासूम बेटे की मां भी थी। उसके पति राजीव वर्मा 4 साल से दुबई में थे। राजीव वर्मा वहां ऊंचे पद पर मुलाजिम थे, जहां उन्हें मोटी पगार मिलती थी। जब से राजीव समीक्षा को छोड़कर दुबई गए थे, आज तक वे वापस नहीं लौटे थे। हाँ, प्रत्येक महीने बीवी बच्चों की परवरिश के लिए रुपए जरूर भेज दिया करते थे। पति के विदेश जाते ही समीक्षा अपनी ससुराल बड़ौदा गुजरात से मायके दिल्ली लौट आई और अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगी। ऊपर वाले की कृपा से समीक्षा के पास वो सब कुछ था जिसकी आशा एक पत्नी करती है, मगर सूनी रातों की तन्हाई में उसे पति की कमी बेहद खलती थी। समीक्षा को पूरी रात तकिए के सहारे करवटें बदलते हुए गुजार देना पड़ता था। वो सोच रही थी, ये जवानी किस काम की, जिसे भोगने वाला कोई नहीं हो। पिछले कई दिनों से उसके मन में नए दोस्त बनाने का विचार आ रहा था। वैसे भी समीक्षा कॉलेज के दिनों से आधुनिक विचारों वाली आजाद ख्याल की लड़की थी। स्मार्ट लड़कों से दोस्ती रखना उसका शौक था। अगर उम्र के इस पड़ाव पर, जबकि वो एक इज्जतदार और शरीफ व्यक्ति की बीवी थी, बल्कि साथ में उसके माँ बाप भी रहते थे। अगर उसे मौज मस्ती करनी थी तो इस तरह समाज के लोगों से छुपकर करनी थी, ताकि समाज में उसकी छवि एक अच्छी औरत की बनी रहे। एक लंबी सोच के बाद अब वो किसी नतीजे पर जाकर पहुंची। बहरहाल इतना तो तय था कि शराफत का चोला ओढ़े हुए वो एक ऐसे सच्चे दोस्त की तलाश में थी जो उसकी मचलती अतृप्त इच्छाओं की कार्तिक पूर्ति करे। फौलाद सी मजबूत जिस्म वाले युवक के सपने देखती समीक्षा की आंखें लग गई। दूसरे दिन जब वो सोकर जागी तो उसे रात की सारी बातें याद आ गई। आज से उसे एक नए दोस्त बनाने के मिशन पर बड़ी सावधानी पूर्वक काम करना था। दोस्त ऐसा चाहिए था जो उसकी अंगड़ाई लेकर जिस्म का पोर हिलाकर रख दे। साथ ही प्यार के निजी क्षणों में बने रिश्तों को दुनिया की नजरों से हमेशा छुपा कर रखे। हर किसी पर तो भरोसा नहीं था। खाली वक्त टकटकी लगाए नीचे सड़क पर गुजरते युवकों में से अपने मन के मुताबिक युवक का चुनाव करती, जिसके साथ परेशानी में भी हंसते हुए वक्त गुजारा जा सके। अपनी फ्लैट की बालकोनी में खड़ी होकर समीक्षा की नजर अनायास जब कभी किसी आकर्षक हट्टे कट्टे युवक पर पड़ती तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। लेकिन लोक लाज की वजह से जब कोई उसकी ओर पलटकर गहरी नजर से देखता, तब वो अपनी नजरें झुका लेती। उसी शयन कक्ष में समीक्षा के दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब वो वुडलैंड पार्क की ओर से पैदल अपने घर की तरफ आ रही थी, तभी उसकी निगाहें धीरेंद्र के ऊपर पड़ी। 23 साल का धीरेंद्र वुडलैंड पार्क के नजदीक अपनी साइकिल खड़ी करके नारियल पानी बेच रहा था। वो वहां कुछ देरी तक चुपचाप खड़ी होकर उसे देखती रही। फिर मन ही मन कुछ सोचकर वो टैगोर गार्डन स्थित अपने फ्लैट में चली गई। रात को मोहित को सुलाने के पश्चात वो सोने का प्रयास करने लगी, मगर नींद की जगह रह रहकर उसकी आंखों के सामने नारियल पानी बेचने वाले युवक का बार बार उभर कर आ जाता था। वो देर रात तक उस लड़के के बारे में ही सोच रही थी। अंत में कब जाकर उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। रामस्वरूप उत्तर प्रदेश के जसराना गांव का रहने वाला था। खटीक जाति का रामस्वरूप बेहद गरीब था। घर में पत्नी के अलावा 4 लड़के थे। गांव में रहकर गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। तब वो आज से करीब 3 साल पहले गांव छोड़कर दिल्ली आ गया और दिल्ली के आजादपुर मंडी में सब्जी बेचना शुरू किया। यहाँ उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। सन 2002 में उसका छोटा लड़का धीरेंद्र, जिसे वो प्यार से मुरली कहता था, उसके काम में हाथ बटाने गांव से चलकर आजादपुर सब्जी मंडी आ गया। पंजाबी बाग में उसका एक रिश्तेदार नारियल बेचा करता था। उसने उसे वुडलैंड पार्क के नजदीक नारियल बेचने की सलाह दी। तब से धीरेंद्र पंजाबी बाग के वुडलैंड पार्क के समीप खड़े होकर नारियल बेचने लगा था। इसी साल फरवरी में जब धीरेंद्र रोजाना की तरह सुबह वहां नारियल बेच रहा था, तभी महंगी साड़ी पहने समीक्षा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। कागज की एक पर्ची उसकी ओर बढ़ाते हुए वो मुस्कुराकर बोली, इसमें मेरे घर का पता है। अपना काम खत्म होने पर
तुम रोज एक नारियल मेरे घर पहुंचा दिया करना, मैं तुम्हें नकद पैसे दे दूंगी। रईस परिवार की महिला की बातें सुनकर धीरेंद्र ने उसके हाथ से कागज का वो पर्चा लेकर अपने पास रख लिया और अदब से सर झुकाकर बोला, ठीक है मेम साहब, आज काम खत्म होने पर आपके घर नारियल पहुंचा दूंगा। इसके बाद समीक्षा टैगोर गार्डन स्थित अपने फ्लैट पर लौटकर बेसब्री पूर्वक उसका इंतजार करने लगी। दिन के 11 बजे जब धीरेंद्र उसके फ्लैट के सामने नारियल लेकर पहुंचा, तब समीक्षा ने उसे अपने फ्लैट के अंदर बुलाया और कहने लगी, देखो तुम मुझे अच्छे घर के शरीफ लगते हो। मेरे पति विदेश में रहते हैं, अगर तुम रोज मेरे घर कुछ देर आ जाया करो तो मैं तुम्हें इसके अलावा कुछ रुपए अलग से दूंगी। धीरेंद्र नौजवान था। एक जवान खूबसूरत औरत उसे रोज घर में आकर काम करने का न्योता दे रही थी। इस सुअवसर को छोड़ना उसे ठीक नहीं लगा। समीक्षा का प्रस्ताव सुनकर वो बोला, मेम साहब, मेरा काम 10 बजे तक खत्म हो जाता है, इसके बाद दिन भर मैं फ्री रहता हूँ। मैं रोज आपके फ्लैट पर आ जाऊंगा। मेरे रहते आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। धीरेंद्र की बातें सुनकर समीक्षा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब कुछ उसकी मन मुताबिक हो रहा था। उसने बड़े प्यार से उसे बैठाकर अपने हाथों से बनाकर चाय पिलाई और अगले दिन सुबह फिर एक नारियल लाने को कहा। समीक्षा के फ्लैट से चाय पीकर वो निकल गया। अगले दिन उसी वक्त वो नारियल लेकर समीक्षा के फ्लैट में आ पहुंचा। नारियल खरीदना तो मात्र एक बहाना था। कुछ ही दिनों में समीक्षा ने धीरेंद्र से अपने दिल की बात बोल दी कि उसे एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो उसे पति की तरह प्यार करे। समीक्षा के प्यार भरे प्रस्ताव से धीरेंद्र को भला क्या ऐतराज हो सकता था। धीरेंद्र तो पहले ही दिन से उसका दीवाना हो गया था। इस समय भी समीक्षा का फ्लैट खाली था। समीक्षा कामुक नजरों से उसकी ओर निहार रही थी। इसके बाद दोनों ने अपनी हसरतों को पूरा किया। घर में समीक्षा को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। एक आध बार मम्मी पापा ने समीक्षा से रोज रोज धीरेंद्र के घर आने का जिक्र किया। तब समीक्षा ने मम्मी पापा को घरेलू काम के लिए धीरेंद्र को घर बुलाने की बात बताई। इस प्रकार से 4-5 महीने से ज्यादा समय गुजर गया था। गांव का भोला भाला धीरेंद्र समीक्षा की चाल समझ नहीं पाया। समीक्षा के लिए धीरेंद्र उसके हवस की पूर्ति का एकमात्र साधन था, लेकिन धीरेंद्र से अपना काम निकालने के लिए वो ऐसा नाटक करती थी जैसे अब धीरेंद्र ही उसका असली पति हो। समीक्षा के झूठे प्यार के नाटक को धीरेंद्र समझ नहीं सका। वो अपने से सालों बड़ी समीक्षा से सचमुच प्यार करने लगा था। मई के 1 महीने में धीरेंद्र ने सिंदूर लाकर समीक्षा की मांग भर दी। अब वो अपनी गाढ़ी कमाई को समीक्षा के ऊपर खर्चा करने लगा था। लेकिन पिछले 2 महीनों से जब से धीरेंद्र ने समीक्षा को अपने मोबाइल फोन पर दूसरे मर्दों से हंस हंसकर प्यार भरी बातें करते सुना, तब उसका कलेजा छलनी हो गया। उसने समीक्षा से इसका विरोध किया, मगर इसका उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। बल्कि अब समीक्षा खुलेआम उसके सामने दूसरे मर्दों से बात करती थी। 6 नवंबर की सुबह जब वो समीक्षा के फ्लैट पर पहुंचा, तब भी समीक्षा किसी के साथ मस्ती भरी बातों में तल्लीन थी। जब धीरेंद्र ने गुस्से में आकर समीक्षा को ऐसा करने से मना किया, तब समीक्षा उससे चिढ़कर बोली, तुम्हें जितना मजा मेरे साथ मिल रहा है उसमें फालतू मत सोचो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। समीक्षा की आग लगाने वाली बात सुनकर धीरेंद्र का खून खौल उठा। समीक्षा नाम की इस नागिन का सच उसके सामने आ गया था। उस वक्त तो वो खून का घूंट पीकर रह गया और वापस लौट आया। शाम को मन में खतरनाक इरादा लिए वो समीक्षा के फ्लैट पर गया। समीक्षा के सामने पहुंचकर धीरेंद्र ने समीक्षा को हर प्रकार से मनाने की कोशिश की। तब समीक्षा ने उससे कहा, तुम खामोशी से मेरे द्वारा जो तुम्हें मिल रहा है उसका मजा लो, मुझे बदलने की कोशिश मत करो। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, वरना रास्ता देखो। समीक्षा की बात सुनकर धीरेंद्र के कोमल मन को बहुत चोट पहुंची। गुस्से में उफनते हुए उसने नारियल छिलने वाला धारदार चाकू निकाला और सोफे पर बैठकर उसका मजाक उड़ा रही समीक्षा की गर्दन पर लगातार 4 वार कर दिए। समीक्षा की गर्दन से निकल रहे खून के फुवारे उसके कपड़ों पर भी पड़े। समीक्षा के फ्लैट से निकलकर साइकिल से वो आजादपुर पहुंचा। जब टीवी पर उसने समीक्षा की हत्या की खबर सुनी, तब पुलिस के डर से वो अलीगढ़ स्थित अपने गांव भाग गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे 11 नवंबर को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आज की हमारी जो दूसरी कहानी है वो है जबलपुर मध्य प्रदेश से।
6 संतानों का पिता बनने के बाद शेख मजीद ने लगभग 12 साल पहले अपनी पहली बीवी खातून बी और बच्चों को त्याग कर दूसरी शादी कर ली थी। जीवन के अधूरे सफर में शोहर को छोड़ दिए जाने पर भी खातून बी ने हिम्मत से काम लिया था। वो जबलपुर नगर में स्थित ईएमएस सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। 6 बच्चों में से 2 बेटे थे, बाकी 4 बेटियां थी। मुन्नी, जरीना, रुखसाना और मुमताज। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा और खातून भी अपनी मेहनत की कमाई से बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए रात दिन मेहनत मजदूरी में व्यस्त रहने के कारण वो यौवन की ओर कदम बढ़ाती अपनी खूबसूरत बेटी मुन्नी की उचित देखभाल नहीं कर सकी। परिणाम स्वरूप उसके कदम बहक गए। जब खातून बी को मुन्नी के चरित्र के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें सफलता नहीं मिल सकी और उसकी वजह से हो रही बदनामी से खातून भी चिंतित हो उठी। उन दिनों छावनी क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद यूसुफ उर्फ कल्लू से मुन्नी के संबंध बहुत घनिष्ठ हो रहे थे। जब मुन्नी ने देखा कि माँ की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो एक दिन उसने वो घर ही छोड़ दिया और जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित यूसुफ और कल्लू के घर में रहने लगी। मुन्नी की इस करतूत पर खातून बी की बदनामी तो हुई, पर अब अन्य लड़कियों पर वो कड़ी नजर रखने लगी और यौवन की दहलीज पर खड़ी दूसरी बेटी जरीना की शादी के लिए लड़का खोजना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों ने भी सहयोग दिया। आखिर जल्द ही जरीना का विवाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले नवाब अली से हो गई। वो वहां साग सब्जी का व्यापार करता था। जरीना की शादी हो जाने पर खातून बी को थोड़ी सी खुशी महसूस हुई, पर वो ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सकी, क्योंकि विवाह के कुछ समय बाद जरीना अपने पति से तंग आकर फिर से माँ के पास लौट आई। कहते हैं जरीना का पति नवाब अली उसके चरित्र पर संदेह करके उसे मारने पीटने लगा था, इसलिए वो उसे छोड़कर चली आई थी। खातून बी ने उसे काफी समझाया बुझाया, परंतु वो दोबारा ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं हुई, तो खातून बी सिर पीटकर चुप रह गई। मोहम्मद यूसुफ और कल्लू के साथ रहने वाली मुन्नी के कदम नाजुक उम्र में ही बहक गए थे, इसलिए उसकी आदत बिगड़ती ही चली गई और एक प्रेमी मोहम्मद यूसुफ के साथ रहते हुए उसके संबंध एक और युवक मोहिनुद्दीन उर्फ शंकर के साथ हो गए। फिर मोहम्मद यूसुफ को इसका पता चला तो मुन्नी ने उसे भी छोड़ दिया और जाकर शंकर के साथ गुप्तेश्वर में रहने लगी। इसके साथ ही मुन्नी ने अपनी माँ खातून बी के घर भी आना जाना शुरू कर दिया। शंकर के एक चचेरे भाई बड्डन ने जबलपुर रेलवे स्टेशन वर्कशॉप के पास सिलाई की एक दुकान खोल रखी थी। वो शंकर के घर आता जाता रहता था। इसी आने जाने में उसे मुन्नी के पूर्व चरित्र की जानकारी मिली, तो उसके यौवन का आनंद उठाने के उद्देश्य से वो रोज ही शंकर के घर पहुंचने लगा। मुन्नी को भी उसका मतलब समझते देर नहीं लगी। अब तक वो शंकर से उबने लगी थी। आखिर जल्द ही उसने बड्डन से संबंध स्थापित कर लिए। शंकर को भी मुन्नी और बड्डन के संबंधों की जानकारी मिल गई, लेकिन उसने ना जाने क्या सोचकर इस बात को नजरअंदाज कर दिया। पहले मुन्नी कभी कभी ही अपनी माँ खातून बी से मिलने जाया करती थी, पर जरीना के ससुराल से वापस आने के बाद वो अक्सर उनके पास जाने लगी थी। 2-4 बार मुन्नी बड्डन को भी अपनी माँ के घर ले गई थी। उसने अपनी माँ और बहनों से बड्डन को अपना देवर बताया था। मुन्नी के साथ माँ के घर जाने पर बड्डन की नजर जरीना पर पड़ी तो वो अक्सर ही उसके घर आने लगा था। उन्हीं दिनों जरीना का परिचय एक और युवक से हो गया। उसका नाम था बेनीपाल। वो जबलपुर कैंट स्थित टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर के सामने मेजर कॉलोनी में रहने वाले केवल पाल का पुत्र था। उसके अलावा 5 भाई बहन और भी थे। लॉरेंस, जॉर्ज, बंसला, जया और गबी। सबका विवाह हो चुका था, लेकिन 13 साल पहले केवल पाल अपने परिवार के साथ चौथे पुल के पास रहते थे। तभी बेनीपाल को शांति नामक एक युवती से प्रेम हो गया था और कुछ दिनों बाद ही उन दोनों ने चर्च में शादी कर ली थी। शादी के बाद बेनीपाल बिजली से संबंधित कार्यों की ठेकेदारी करने लगा था। कुछ सालों तक तो ये धंधा ठीक ठाक चलता रहा, पर जब उसे ठेकेदारी में घाटा होने लगा तो उसने ये काम छोड़कर उसी क्षेत्र में स्थित कल्पना छवि गृह में नौकरी कर ली। उस समय वो रंजना और डेविड 2 बच्चों का पिता बन चुका था और उसका पारिवारिक जीवन हंसी खुशी से गुजर रहा था। वृद्धावस्था के कारण बेनीपाल के पिता बारी बारी से अपने बेटों के यहाँ रहकर जिंदगी के दिन काट रहे थे। एक दिन दोपहर में बेनीपाल कल्पना छवि गृह में अपनी ड्यूटी पर मौजूद था
उसी समय अचानक उसकी नजर भीड़ भाड़ से अलग हटकर अकेली खड़ी एक खूबसूरत युवती पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। उस दिन भीड़ बहुत थी और शायद वो युवती टिकट लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ये अनुमान लगाते ही बेनीपाल टहलता हुआ उसके पास जा पहुंचा। क्या आपको टिकट चाहिए? उस युवती ने बेनीपाल की ओर देखकर आंखें झुकाते हुए कहा। जी हाँ, पर क्या आप अकेली है? जी हाँ। अच्छा, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए टिकट लेकर आता हूँ। और कुछ क्षण बाद ही बेनीपाल ने एक टिकट लाकर उस युवती को दे दिया। फिर वो युवती उसे टिकट के पैसे देने लगी तो उसने मना करते हुए कहा, पैसे रहने दीजिए, मैं इसी सिनेमा हॉल में नौकरी करता हूँ। युवती हंस पड़ी। तभी आपने इतनी भीड़ में भी बड़ी जल्दी टिकट ला दी। क्या आप यही कहीं पास में रहती है? बातों का सिलसिला बढ़ाते हुए बेनीपाल ने पूछा। युवती ने सिर हिलाकर जवाब दिया, जी हाँ, मैं MES सर्वेंट क्वार्टर में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। आपका नाम? जरीना। आपकी ही तरह आपका नाम भी सुंदर है। जरीना ने तिरछी आंखों से उसकी ओर देखा और शर्मा कर रह गई। इस मुलाकात के बाद बेनीपाल और जरीना की 2-4 मुलाकातें कल्पना छवि ग्रह में ही हुई। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। इसके बाद जरीना आए दिन पिक्चर देखने के बहाने बेनीपाल से मिलने छवि ग्रह पहुंचने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद बेनीपाल ने जरीना के घर भी आना जाना शुरू कर दिया। इसके बाद रविवार 6 फरवरी को शाम अचानक एक घटना हो गई। शाम के लगभग 7 बजे थे। कैंट के थाना प्रभारी KG गुप्ता अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। उसी समय थाने के सामने एक रिक्शा आकर रुका, जिससे उतरकर एक युवती दौड़ती हुई श्री गुप्ता के सामने पहुंची तो वो उसकी बदहवास हालत देखते ही समझ गए कि कोई भयानक बात है। उन्होंने ध्यान से उसके चेहरे की ओर देखते हुए पूछा, कहिए। युवती ने हाँफते हुए भयभीत स्वर में कहा, साहब, बेनीपाल ने बड्डन को छुरा मार दिया है। बड्डन कहाँ है? बाहर रिक्शे में। श्री गुप्ता ने उठकर कार्यालय से बाहर निकलते हुए पूछा। और बेनीपाल? वो बड्डन को मारकर भाग गया। तुम्हारा नाम क्या है? मुन्नी। श्री गुप्ता ने थाने के सामने खड़े रिक्शे के पास पहुंचकर उस घायल पड़े व्यक्ति को देखा तो उसकी हालत गंभीर थी। उन्होंने संक्षेप में मुन्नी से पूछताछ करके उप निरीक्षक श्री राजपूत को उसकी रिपोर्ट लिखने का आदेश देकर SP श्री AN सिंह और CSP श्री विजय शुक्ल को भी फोन करके इस घटना की सूचना दी और दल बल सहित घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। उप निरीक्षक श्री राजपूत ने मुन्नी की रिपोर्ट दर्ज करके आरक्षक हीरालाल के साथ घायल बड्डन को उपचार हेतु विक्टोरिया अस्पताल भेज दिया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो गई है। आरक्षक हीरालाल ने इसकी सूचना थाने में दी तो पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करने के बाद बड्डन का शव पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहां 7 फरवरी को डॉक्टर NK श्रीवास्तव ने बड्डन का पोस्टमार्टम किया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार बड्डन की मृत्यु सीने में चोट आने और ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम के पश्चात बड्डन का शव उसके पिता कम्मू खां को सौंप दिया गया। मुन्नी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर यह मामला अपराध संख्या 56/83 पर धारा 307 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। पर बड्डन की मृत्यु हो जाने के बाद गवाहों के बयान आदि लिए गए और फरार अभियुक्त बेनीपाल को 8 फरवरी को गिरफ्तार करके उसकी निशानदेही पर रक्त रंजित छुरा और कपड़े आदि भी बरामद करने के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत करके जेल भेज दिया गया। अंततः घटना से संबंधित गवाहों तथा अभियुक्त के बयान और जन चर्चा के अनुसार इस हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार बताई जाती है। जरीना से प्रेम प्रसंग होने के बाद बेनीपाल ने जरीना के घर भी आना जाना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर उनके प्यार से अनभिज्ञ बड्डन जरीना को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए उसके घर के चक्कर लगा रहा था। इसी सिलसिले में एक दिन जरीना के घर बेनीपाल और बड्डन की मुलाकात हो गई। इसी मुलाकात के बाद बड्डन को बेनीपाल और जरीना के प्रेम संबंधों की जानकारी मिली तो वो जरीना को फंसाने के लिए उन दोनों के बीच कटुता पैदा करने का प्रयास करने लगा। कहते हैं जब मुन्नी को जरीना के प्रति बड्डन का झुकाव मालूम हुआ तो वो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी बहन को बेनीपाल के विरुद्ध भड़काने लगी। लेकिन जरीना बेनीपाल को सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी, इसलिए किसी के भड़कावे में आने के बजाय वो हर बात बेनीपाल से बता देती। फलस्वरूप बेनीपाल भी मन ही मन बड्डन से नाराज रहने लगा। जरीना को पाने में असफल बड्डन तो बेनीपाल को अपना दुश्मन ही समझता था। 6 फरवरी की शाम लगभग 6 बजे मुन्नी बड्डन के साथ MES सर्वेंट क्वार्टर अपनी मां के घर पहुंची। उस समय खातून भी और रुखसाना पड़ोसी के बरामदे में बैठी बात कर रही थी। मुन्नी और बड्डन भी उन्हीं के पास चले गए।
मुन्नी ने अपनी माँ से पूछा, जरीना कहाँ गई? घर में ही तो है, वो अकेली क्या कर रही है? बेनीपाल आया हुआ है, उसी से बात कर रही होगी। उसी समय बेनीपाल बाहर निकला तो बातों ही बातों में बड्डन से उसकी गर्मा गर्मी हो गई। फिर दोनों मारपीट करने लगे। वहाँ मौजूद खातून भी रुखसाना, मुन्नी, जरीना आदि उन्हें झगड़ते देख रही थी, पर कोई भी उनके बीच में बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसी समय अचानक एक चीख के साथ बड्डन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और बेनीपाल हाथ में चाकू लिए वहां से भाग निकला। बड्डन के सीने से खून बहता देखकर मुन्नी घबरा गई और उसे रिक्शे पर लदवाकर केंट थाने जा पहुंची। विवेचना पूरी हो जाने के बाद में पुलिस ने बेनीपाल को फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां से बेनीपाल को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।